ओके, लेट्स कंटिन्यू। कोई मुझे बता पाएगा हम डिस्कनेक्ट क्यों हो गए? सर टाइम आउट हो गया। एग्जैक्टली आपको बताया कि टाइम आउट बोल के? नहीं। आप हमेशा डिस्कनेक्ट करते हो ना, अच्छा भूल गए। हाँ नहीं, मेरे पास नोटिस आ गया था, बट मैंने सोचा कि चलो मैं एक टॉपिक खत्म करके आज हाँ, आज सर जोश में है। जोश में ओके। आई थिंक सब कोई आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। तो ये पार्ट आपको समझ में आया। एंड लास्ट आपका पार्ट आता है आपका कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को, अच्छा इसमें एक चीज लिख लीजिए ना, ये एक चीज थोड़ा जरूरी है। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो यहां पर आएगा वाला। ठीक है, अगर किसी के पेंशन फंड में अगर पैसा जा रहा है तो वो पैसा उसका इनकम माना जाएगा। ठीक है, अब ये पेंशन फंड क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? पेंशन फंड क्या होता है? जब एज लिमिट खत्म हो जाता है काम करने का, उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा मेरे को? मैं क्या सरकार का जवाई लगता हूं मैं? सर वो हमारे ही सैलरी से हमारा ही डिडक्ट पैसा होता है ताकि बुढ़ापे में काम आए। एग्जैक्टली। सरकार ने देखा कि ना लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते ना, तो फिर वो सरकार के ऊपर आके प्रेशर डालते हैं कि सर हम बूढ़े हो गए, आप हमको बुढ़ापा का भत्ता दो, हम अपना रोजी रोटी चलाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसे बहुत, अब इंडिया जितना बड़ा देश, इतनी पॉपुलेशन, तो करोड़ों बूढ़ा बूढ़ी अगर सरकार के पास आके अगर महीने का 2-2, 5-5 हजार अगर मांगे कि हमको खर्चा करने के लिए पैसा दो, सरकार के ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो जाएगा। बट सरकार इसको मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि सारा नागरिक का देख रेख करने का कर्तव्य भी सरकार का है, उसको सोचना पड़ेगा। तो सरकार ने बोला कि ऐसे इन लोगों को हम कैसे सुधारें। तो सरकार ने क्या बोला, सुनो भैया, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व हैं। एक्टिव इनकम मतलब कि आप जब तक काम कर रहे हो तब तक आपको इनकम मिलेगी, जिस दिन आपने काम बंद कर दिया आपकी इनकम बंद। और इंडिया के लोगों का इतना खासियत है ना, अगर आप उनको अगर 1 लाख रुपए अगर इनकम दे दोगे तो उनका महीने का 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। अगर आप उनकी इनकम 10,000 रुपए रखोगे महीने की, तो उनका महीने का खर्चा भी 10,000 होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज के टाइम में एक प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, जिंदा है वो। उनकी सैलरी आती थी महीने की 1.75 लाख, और वो कहते थे कि भैया ये 1.75 लाख भी मुझे नहीं पूरा पड़ रहा, मेरा इतना खर्चा हो जा रहा है। सेम वहीं पर अगर हम नॉर्मल किसी को देखें तो भैया उसका 10,000 महीने का तनख्वाह है, तो 10,000 भी उसका पूरा नहीं पड़ता। ये इंडिया के लोगों की खासियत है। तो सरकार बोल भी है कि भैया आप तो मस्ती मार रहे हो, बाद में हम पे टेंशन डाल दे रहे हो। सरकार ने क्या बोला, और स्पेशली ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल में कर सकती है, प्राइवेट वाले को कंट्रोल में नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि सुनो ना, आपका जो भी इनकम है, मैं सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल परसेंटेज में वेरी। मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, हम क्या करेंगे, आपकी इनकम में से 10,000 रुपया काट लेंगे और ये 10,000 जमा कर देंगे आपके नाम का एक पेंशन फंड में, पेंशन फंड, उसमें जमा कर देंगे। और ये हर महीना चलता रहेगा, एवरी मंथ ये चलता रहेगा जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते। समझ में आ गया? अब तो मान के चलो, अभी अगर आपकी उम्र है 25 साल और आप 60 साल तक काम करते हो, तो करीबन 35 साल आपका 12 महीना 10,000 रुपये जमा होगा। तो करीबन करीबन कितना हो गया ये, 1,35,000 इंटू 12 कितना होगा, 350 और 70, 420, 1 2 3 4। तो करीबन करीबन आपकी 35 साल की सर्विस में आप 42 लाख रुपया आपका सैलरी से कटा होगा, जिसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ के करीबन करीबन वो कितना बन गया होगा, मोर देन 2 करोड़, उतना बन जाएगा।
अप्रोक्सीमेटली। उसको फिर सरकार क्या करती है, मतलब ये जो पेंशन फंड है, ये पेंशन फंड फिर आपको हर महीना, एवरी मंथ, क्योंकि आपको तो खर्चा करना है ना, सैलरी तो गई, नौकरी गई, बट मैंने क्या खर्चे तो कंटिन्यू रहेंगे। तो सरकार मतलब ये पेंशन फंड क्या करेगा, आपके इसी पैसे में से आपको एवरी मंथ मान लो 1 लाख रुपया देते रहेगा जब तक आप नहीं मरते। फिर इसका अलग अलग नियम कानून है, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो पैसा आप जो इनका काट के इनका जो पीएफ में डाल रहे हो, पेंशन फंड में डाल रहे हो, अगर इनका काटते नहीं हो और एक्स्ट्रा अगर खुद की जेब से भी दे रहे हो उनके पेंशन फंड में, तो ये उन्हीं की इनकम है। किसकी इनकम है? उसी एम्प्लॉय की इनकम है जो आपके यहाँ पर सैलरी पा रहा है। समझ में आ गया? तो उस इनकम को भी हम क्या बोलेंगे? डीम्ड टू बी एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये टैक्सेबल तो नहीं होगा? यहाँ पर बात हो रही इनकम माना जाएगा, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो पढ़ेंगे कब, जब हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे। अभी खाली ये बोल रहा है इनकम है कि नहीं है। समझ में आ गया? अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम। बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा लेट लेट के पढ़ना आराम से। अगर नींद ना आए कभी आपको तो आप जाइएगा गूगल में सर्च कीजिएगा सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बस आप उसका 4-5 लाइन पढ़ेंगे, नींद पक्की गारंटीड। और अगर नींद ना आए तो ट्विटर में जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गाली दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जिसे हमने 2 पार्ट पढ़ लिया। कौन सा 2 पार्ट था? देखिए ये हमारा पहला पार्ट हो गया टीडीएस वाला। देन हमने क्या पढ़ा? देन हमने ये वाला पढ़ा सेक्शन 7 वाला, जिसमें कि 3 कंडीशन हमने पढ़ी, सॉरी 4 पढ़ी इफेक्टिवली। पीएफ में कंट्रीब्यूशन मोर देन 12%, इंटरेस्ट एक्रू हुआ मोर देन 9.5%, यूआरपीएफ से आरपीएफ में ट्रांसफर हुआ, एंड देन पेंशन फंड में पैसा गया। इतना हमने देखा। अब देखेंगे हम सिचुएशन नंबर 3। तो चलिए लिखिए मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप लोग को अभी तक का सब समझ में आया? यस सर। जी ओके, सर। अब नेक्स्ट लिखिए ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम without transfer of asset, without transfer of asset is deemed to be the income of transferor under section 60 and 61। बहुत ही मजेदार सेक्शन है ये, और इसके ऊपर मैंने पहले आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन किया हुआ है। कोई मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेगा आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है? बहुत ही सिंपल है, रियल लाइफ में आपको बहुत सारा देखने मिला होगा ये केस। चिराग आपका आवाज ब्रेक हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। सॉरी कुछ नहीं है। चिराग में भी शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। खैर चलिए मैं डिस्कस कर देता हूं फटाफट, आप समझिए। मिस्टर सुमित, इनका अपना एक घर है, घर में हाईफाई चिमनी लगी हुई है। अब मिस्टर सुमित ने क्या किया, इस घर को रेंट पे लगा दिया। रेंट लगने के बाद इनकम आनी शुरू हो गई। याद है मैंने आपको पहले बताया था ये एग्जांपल,
शायद कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। इनकम आने लग गया मान लो 10,000 रुपए महीने का पर मंथ, ठीक है। सुमित की ऑलरेडी प्रीवियस सैलरी इनकम आती है, मान लो पर मंथ कितनी, 25,000 रुपए, ठीक है। 25,000 पर मंथ उसकी इनकम आती है। तो अब टोटल कितनी इनकम हो जाएगी, 10,000 ये वाली, 25,000 ये वाली, यानी कि 35,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ अगर कर दूं तो साल भर का आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,20,000 आई थिंक, यस 4,20,000 साल का। चलिए टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, आपका क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। सुमित नॉर्मल पर्सन है, उसकी एज 60 ईयर से कम है, तो टैक्स कितना बनेगा, ये टोटल इनकम हो रही है, टोटल इनकम कौन से स्लैब में जा रही है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो अप टू 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स बनेगा नहीं। देन टैक्स टोटल इनकम माइनस 2.5 लाख इंटू 5%, कितना हो जाएगा, ये टोटल इनकम 4,20,000 माइनस 2,50,000, जितना भी आएगा एक्सेस उसके ऊपर 5%, कितना होगा प्लीज बताइए मेरे को। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 4,20,000 माइनस 2,50,000 यानी कि 1,70,000 इंटू 5%, ये हो जाएगा 8,500 8,500। इसके ऊपर हम सबका फेवरेट 4% का चंदा इंटू 4%, 340, कुल मिला के कितना हो गया, 8840। समझ में आया। रिबेट रिबेट बाद में बात करेंगे, मान लो रिबेट नहीं है, ठीक है। तो टैक्स कितना बन रहा है, 8840। नोट, इग्नोर रीबेट अंडर सेक्शन 87A, एक बार के लिए इसको भूल जाओ। अब मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 8840। तो मैं क्या सोचा कि भैया जब 2.5 लाख का बेनिफिट सरकार दे रही है तो क्यों ना उसका बेनिफिट लिया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे टेनेंट को, सॉरी हाँ, मैंने अपने टेनेंट को कहा कि भैया आप जो 10,000 रुपये दे रहे हो ना, ये आप क्या करना, ये आप ट्रांसफर कर देना, किसके अकाउंट में, मेरी बीवी के अकाउंट में, मिसेस सुमित, ये आप इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो क्या होगा, एवरी मंथ मेरी वाइफ के अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट दिखेगा हर महीना, इस तरीके से पूरे 12 महीने तक दिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो 2.5 लाख, सॉरी ये जो 25,000 पर मंथ है, ये किसके अकाउंट में आ रहा है, ये मिस्टर के अकाउंट में आ रहा है। और ये जो रेंट का पैसा आ रहा है 10,000 पर मंथ, ये किसके अकाउंट में आ रहा है, मिसेस के अकाउंट में आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा सीन, अब सीन देखिए, ये मिस्टर, ये मिसेस, ये इनकम 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, इसकी इनकम 10,000 पर मंथ। तो एनुअल इनकम कितनी हो गई, 25,000 इंटू 12, 3 लाख रुपए, इसकी कितनी हो गई, 1,20,000 रुपए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर टैक्स बनाया, इसके ऊपर क्या हो गया, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, एंड बैलेंस कितना है यहाँ पर, 50,000 एक्स्ट्रा है, 50,000 के ऊपर 5% कितना आ जाएगा, 2,500, इसमें टैक्स कुछ नहीं। फिर 4% सेल्स जोड़ दूंगा, 100 रुपए, टैक्स कितना दूंगा, 2,600 रुपए, यहाँ पर जीरो। तो पहले मैं टैक्स कितना भरता था, 8,840, जब सारा पैसा मेरे अकाउंट में आता था। मैंने क्या किया, रेंट का पैसा बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया कि भैया जो भी पैसा आ रहा है बीवी के अकाउंट में जाएगा। तो वो बीवी कितना टैक्स पे कर रही है, 0।
और मैं कितना पे कर रहा हूँ 2600। पहले दे रहा था 8840, उतनी ही ना? हाँ, अभी दे रहा हूँ 2600 रुपए। टैक्स कितना बचा लिया मैं? 6240। इतना मेरा क्या हो गया? टैक्स सेव हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर टैक्स इवेजन हुआ। मैं टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सरकार बोलेगी ऐसे नहीं चलेगा। यहां पर नो डाउट पैसा आपके बीवी के अकाउंट में गया, बट हम ये मानेंगे इनकम आपका ही है। क्यों? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर्टी अभी भी किसके नाम पे है? मिस्टर सुमित के नाम पे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज यहां पर बोला गया है। अभी आप लोग पढ़िए। ट्रांसफर ऑफ इनकम मतलब मैंने क्या किया? मेरे बैंक में लेने से बजाय बीवी के बैंक में पैसे मंगवाए। कैसे हुआ? विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, मतलब घर को मैंने बीवी के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया। इज डीम्ड टू बी इनकम, वो इनकम किसकी मानी जाएगी? ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब सुमित की मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुमित भैया, अगर हम लोग एसेट को भी ट्रांसफर कर दे तो? जब एसेट को ट्रांसफर करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है चिराग, वेरी गुड। चिराग का क्वेश्चन ये है कि चलो जब ये बात पता चल गई तो मिस्टर सुमित ने क्या कर दिया? मिस्टर सुमित ने ट्रांसफर कर दिया मिसेस सुमित के नाम पे, क्या? वो घर। लेकिन जब ट्रांसफर किया तो बदले में मिसेस सुमित क्या करेगी? वो बैंक से पे करेगी कि नहीं करेगी? मान लो घर की कीमत थी 50 लाख रुपए, तो मिसेस सुमित के बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए किसके पास आने चाहिए? मिस्टर सुमित के पास आने चाहिए। अगर मिस्टर सुमित के पास 50 लाख रुपए आए तो मिस्टर सुमित का क्या हो जाएगा? एक कैपिटल गेन हो जाएगा। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन हो गया तो सुमित को और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मतलब रिलेशन ऐसे होता है तो नहीं होता है ना? बता रहा हूँ, सुनो तो भाई, पूरी बात सुनो। लव अफेक्शन क्या? आएगा आएगा, उसको फिर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या किया? टैक्स बन जाएगा, नॉर्मल केस बता रहा हूं मैं। तो फिर सुमित ने क्या किया? सुमित ने इसको सिर्फ 1 रुपए में ट्रांसफर कर दिया घर। चलो 1 रुपए में ले जाओ। तो यहां पर एक सेक्शन ऐसा बोलता है कि जब ये इंटेंशन ऐसा पता चलता है ना कि आप ट्रांसफर कर रहे हो एसेट को इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, तो भैया हम इसको नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि जिसका घर था पहले उसी का ही इनकम होगा, उसी का ही घर माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो पूरा सब कुछ एकदम सही से तरीके से हो रहा है कि 50 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, अब वो घर बीवी का हो गया, अब जो इनकम आएगी बीवी की होगी, वो जानेगी, और मेरे पास जो 50 लाख आया उसको मैं अपना कैपिटल गेन बता के अपना नॉर्मल क्या करूंगा? आगे इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करूंगा। समझ में आ रहा है भाई? बहुत सिंपल सा आपको लगता होगा कि हाँ बस 5 तो हेड है, उसको ऐड कर दो, सैलरी, प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन, और इनकम टैक्स निकाल दो। इतना इजी नहीं है। बहुत सारे सेक्शंस आपस में बहुत मर्ज हो जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट पैदा करते हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको कुछ एक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा क्लियरेंस सबका हो गया होगा जो पे डाउट था। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए। लेकिन सर ये जब इनकम टैक्स लोग चेकिंग करेंगे तब पता चलेगा ना? हाँ, जितनी चोरी करनी करो, लेकिन जब पता चल जाएगा तो पूरी बारात आएगी, याद रखना। Yes. देन लास्ट में और दो इंपॉर्टेंट हमारा डीम्ड इनकम है, उसको लिख लो, फिर आज का क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज की क्लास शायद थोड़ी 5-10 मिनट 9 बज चुके हैं, बट लेकिन और 5-6 मिनट आगे जा सकती है। फटाफट लिखो। आई थिंक 3 नंबर हो गया ना, अभी 4 नंबर होगा हमारा, जिसको हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। लिखिए, कहा गया वाला, 1 मिनट रुकिए। डिविडेंड फ्रॉम एक सेकेंड, ये आपका
ठीक है, इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। और दूसरा आपका है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। कौन कौन सा याद है आपको सेक्शन? सेक्शन 68, 69 याद आ रहा है? 69A, 69B, 69C एंड 69D। वो सारी की सारी आपकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया क्या? यस सर। 68 क्या था, कोई मेरे को बताएगा? सर कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। 69 अनडिस्क्लोज्ड Unexplained investment. अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ. 69A Unexplained bullion Unexplained cash. jewelry. कैश बुलियन ज्वेलरी। B पार्टली एक्सप्लेन्ड Partly explained investment. अनएक्सप्लेन्ड Unexplained एक्सपेंसेस। expenses. Expenditure. याद है आपको? सेक्शन 288A Rounding up to total income. B Rounding up of Total tax. टैक्स। मुझे बताओ ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 टोटल इनकम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम। इनकम। Income. 80B सबसेक्शन 5 Gross total income. ग्रॉस टोटल इनकम। हॉस्पिटल इनकम। देन उसके बाद फटाफट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 Person. पर्सन। पर्सन। Person. 7 लोग। 7 लोग में कौन कौन? फटाफट बोलिए। इंडिविजुअल, Individual. Company. HUF. Company. Firm. Company. Farm Farm. equity BOI, LLC. Local authority. Local authority. AJP। AJP. देन उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 2 7 कौन है? एसएससी। एसएससी। SSC. दोनों। असेसमेंट। असेसमेंट Assessment year. प्रीवियस ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर। Previous year. प्रीवियस ईयर। Yes, sir. 4 चार्जिंग सेक्शन। Charging चार्जिंग section. सेक्शन। उसके बाद आपको याद होगा तो मुझे बताइए, सेक्शन 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 कौन सा? कुछ याद आ रहा है आपको? मेरे को याद नहीं आ रहा। 6. यस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 6. रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 सबसेक्शन Residential 6 status. रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेक्शन Ordinary. 6(1) क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर में। बताओ ना, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, या फिर 182 days or more. 60 डेज हाँ। और मोर, या फिर 60 डेज 60 और days. 4 साल में Previous. 365 दिन। ठीक है, उसके बाद For PPY. अगर वो रेसिडेंट हो गया तो फिर प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में 2 ऑर्डिनेटेड साल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। Resident. रेसिडेंट होना 7 चाहिए। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 7 एटलीस्ट डेज में 730 डेज और इनकम होना चाहिए। 730 days. ठीक है, नॉर्मली Resident. प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल, लेकिन 5 केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल। एमा वेटसन याद कीजिए। Emma Watson. नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, Shipping business. Shipping पर्सन business. लिविंग इंडिया परमानेंटली, India permanently. बाद एओपी बीओआई फॉर टेम्पररी बिजनेस, उसके बाद सेल ऑफ एसेट फॉर अवॉइड टैक्स। ठीक है ना, सेल ऑफ एसेट। उसके बाद आपका क्या हो गया? डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस। Disclosure of business. ठीक है, उसके बाद और क्या था? किसी को कुछ याद आ रहा है? और क्या हमने पढ़ लिया और हमने देखा था? चलो आपका सिलेबस देखता हूं मैं, फटाफट मुझे बताइएगा। बेसिस ऑफ सेक्शन 9, आई थिंक इतना ही था। खैर ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो पूछिए, वरना सर टाटा बाय बाय। 69D क्या है? 69D ये आपको नहीं लिखा है मैं, हाँ, सर। ठीक है, तो हाँ डिविडेंड रेटेड है ये वाला। ठीक है, चलिए फिर। सर उसी में लिख ले क्या हम लोग? किसमें? कोई जो 68 to 69 सी लिखा है, तो उसी में 69 डी लिखना है क्या? नहीं, नॉट रिलेवेंट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट। Good night.